Hello viewers, welcome to College Explorer. This is Ankit and today we are going to be in conversation with Rahul Sharma. He is an upcoming intern at Walmart and right now he is pursuing his BTech in Computer Science and Engineering from IIT Dhanbad. Hello Rahul, welcome to College Explorer. Hope you would be doing good. Thank you Ankit, thank you for inviting me here. So, beginning my first question. फर्स्ट ईयर जो लोग अभी अभी आए हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को अप्रोच करने का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? तो जो अभी फर्स्ट ईयर आए हैं तो मेरी एडवाइस यही रहेगी उनसे पहले कि सबसे पहले तो किसी लैंग्वेज को चुन लो, उसको अच्छे से सीख लो. बेसिकली मतलब ऐसे 3 लैंग्वेजेस होती हैं जो काफ़ी लोग यूज करते हैं, C++, जावा और पाइथन. मतलब ये तीनों की तीनों लैंग्वेज तुमको कर दी? नहीं, बस किसी एक लैंग्वेज को ही चुन सकते हो. मतलब तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन मतलब एक लैंग्वेज ही चुनो और उसको अच्छे से करो. तो मैं जैसे बेसिकली C++ यूज करता हूँ, तो अब काफी लोग मैं जानता हूँ जो जावा भी यूज करते हैं, पाइथन भी यूज करते हैं, तो वो अब डिपेंड करता है यूजुअल पे. अब मान लो मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट जितना भी टाइम लगा, लैंग्वेज सीख लिया. अब लैंग्वेज सीखने के बाद अगला स्टेप क्या होना चाहिए? तो हाँ, लैंग्वेज सीखने के बाद फिर उसके बाद पिगो नोटेशन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जानना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पिगो नोटेशन सीख लो, क्योंकि कोडिंग इंटरव्यूज में ऐसा होता है कि हमें कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उसके बाद हमें कहा जाता है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालो. या कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक क्वेश्चन हमने ऑर्डर ऑफ n² में किया, तो फिर हमें ऐसा भी कहा जाता है कि उसे ऑप्टिमाइज करो ऑर्डर ऑफ n. तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन होते हैं. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों को आना, मतलब इन दोनों को निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये सीखना सेकंड स्टेप हो गया. उसके बाद फिर हो गया डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, क्योंकि वो हमारे होते हैं कोडिंग के बिल्डिंग ब्लॉक. उसके बिना कुछ नहीं है कोडिंग. तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स आना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स को पढ़ने के लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे हैं, काफी ज्यादा ट्यूटोरियल्स हैं, बुक्स हैं. जैसे मैंने भी किया था, यूट्यूब से देखा था, हमारे कोर्सेज में भी थे, तो वहाँ से मैंने डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था. उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पढ़ भी लोगे तो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर के बारे में तब तक कुछ नहीं आएगा जब तक तुम इम्प्लीमेंट ना करो. तो उसके बाद क्वेश्चंस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स भी हैं, कोड फोर्सेस, कोडचेफ, लीडकोड, गीटहब, काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं. उन सबसे क्वेश्चंस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो भी मतलब डीएसए वगैरह सीखने के लिए तुमने कोई पेड कोर्सेज किया था? नहीं, हमारे तो पहली बात है डीएसए हमारे कॉलेज में ही हमारा कोर्स था सेमेस्टर में. तो फिर उसके बाद उससे ही सीख लिया. और फिर बाकी यूट्यूब पे काफी ज्यादा हैं, यूट्यूब ही नहीं, काफी ऐसे हमारे पास ट्यूटोरियल्स भी हैं, काफी ज्यादा बुक्स भी हैं जो अच्छे बुक्स हैं. तो सबको मिल जाता है. वो आप थोड़े बहुत मेहनत करो तो मिल जाएगी यहाँ पे. उसके बाद फिर उसके बाद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है कॉन्टेस्ट देना, क्योंकि जब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कॉन्टेस्ट देते हो तो आपको पता चलता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो दूसरों. तो कॉन्टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. पहले मतलब क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, हर टॉपिक आ जानी चाहिए अच्छे से, फिर कॉन्टेस्ट देना भी स्टार्ट करो. और कॉन्टेस्ट में ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में तुमसे हो सकता है क्वेश्चन ना बने, शुरू में हो सकता है तुमसे बस 1 क्वेश्चन बने या 2 क्वेश्चन बने. तो निराश नहीं होना है. कॉन्टेस्ट में शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है. कॉन्टेस्ट देते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो. हाँ, और एक और, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ो तो दूसरे टॉपिक पे जंप करने से पहले उस टॉपिक के बारे में अच्छे से हर कुछ आना चाहिए. तो उसके लिए क्वेश्चंस करना, तो मैंने पहले भी बोला कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैं कहूँगा कि एक है लव बफर की एक चीट शीट है 450 क्वेश्चंस की. हाँ, तो वो उसको सबको लगा सकते हैं जो बिगिनर्स है उनके लिए. कि उसमें क्या है कि ऐसे सॉर्ट की हुई है टॉपिक वाइज, और उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस भी हैं. तो शुरू में टॉपिक पे ग्रिप पाने के लिए सबको वो सब ट्राई कर सकते हैं. उसके बाद फिर हो गया जब कॉन्टेस्ट वगैरह देने लग जाओ काफी ज्यादा, तो तुम लोग आई गेस तब तक में सेकेंड ईयर के ऑलमोस्ट एंड तक में आ ही चुके होगे. तो अच्छा, जैसे कि कॉन्टेस्ट के लिए क्या है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और हर प्लेटफॉर्म पे मतलब हजारों क्वेश्चन पड़े हुए हैं. इतने करना तो पॉसिबल है नहीं. मतलब किस तरह से हमें मतलब प्लेटफॉर्म वाइजली चूज करना चाहिए? प्लेटफॉर्म किसी एक प्लेटफॉर्म को अच्छे से चुनना चाहिए और उसी में क्वेश्चंस करने चाहिए. जैसे कि मैं पर्सनली ऐसे
कॉन्टेस्ट सब में देता हूँ, लेकिन एक जैसे मैं कोड फोर्सेस यूज करता हूँ या कोडशेफ भी कभी कभी यूज करता हूँ, तो वो डिपेंड करता है लोगों पे वो कौन से प्लेटफॉर्म को चुन रहे हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन अच्छे से करो, कायदे से। और कॉन्टेस्ट देना कभी मत छोड़ना। कोडर पे कॉन्टेस्ट, कोड फोर्सेस पे आते हैं, कोडशेफ पे आते हैं, अलग अलग जगह पे आते हैं। लीड कोड में हो गया डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, स्टैक्स और क्यूज, लिंक लिस्ट, ये सब चीज के लिए लीड कोड बहुत ही ज्यादा अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि हमारे कोड फोर्सेस में ऐसा होता है कि उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस ऐसे हमें पूछे जाते हैं कोडिंग इंटरव्यूज में, वैसे नहीं हो। उसमें मतलब उसमें क्या होता है, मतलब एप्लीकेशन आते हैं। हाँ, उसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। उसमें आपको सब कुछ दिया हुआ होता है, आपको बस थोड़ा इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उसमें लिंक लिस्ट अगर बनना भी होगा तो वो बैकएंड पे खुद ब खुद बनेगा और खुद ब खुद इम्प्लीमेंट होगा। हमें कोड प्रोसेस में वैसा करना नहीं होता है, लेकिन लीड कोड में हमें लिंक लिस्ट बनाना होता है कायदे से। काफी ज्यादा पॉइंटर्स यूज होते हैं उसमें, तो लीड कोड काफी अच्छी वेबसाइट है। लीड कोड हो गई, गीक हो गई, इंटरव्यू बिट, तो ये सब ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये सब चीज के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आसानी से। अगर मतलब अगर कोई भी सिंपली मतलब एक प्लेटफॉर्म अगर सजेस्ट करना हो, मतलब प्रेफरेबली अकॉर्डिंग टू यू, तो वो कौन सा एक प्लेटफॉर्म है? नहीं, मैं ऐसे मैं प्लेटफॉर्म को तो नहीं बोलूंगा कि कोई भी प्लेटफॉर्म एक ज्यादा अच्छा है। प्लेटफॉर्म की अपनी खूबियां हैं। तो मैं जैसे पर्सनली अगर शुरू से मुझे मतलब कोड फोर्सेस शुरू से, मतलब मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया था मुझे, तो कोड फोर्सेस मैं शुरू से कर रहा हूँ। लेकिन ऐसे कोड शेफ पे भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और बाकी जगह पे भी हैं, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। तो कोड फोर्सेस या लीड को मैं कहूँगा कोड फोर्सेस को भी लेके चलो, और लीड कोड या फिर गीक जो भी हो उन सबको भी लेके चलो, ताकि डेटा स्ट्रक्चर्स भी स्ट्रांग हो और तुम्हारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग तो स्ट्रांग होगी। फिर जब तुम्हारे इंटर्नशिप पे टाइम आने लगेगा, उस टाइम मैं कहूँगा कि इंटरव्यू बिट एक बार पूरा लगा ले, क्योंकि उसमें क्या है कि हर टॉपिक के कुछ गिने चुने क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं, जो कि अगर तुम लोग लगा लोगे तो फिर तुम्हें कॉन्फिडेंस है। अगर तुम लोग पहले से कोडिंग कर रहे हो तो फिर इंटरव्यू बिट कुछ ही दिनों में बन जाएगी, उसमें कुछ खास बात नहीं है, लेकिन बस यही है कि वो एक बार लगा लें। और इम्पोर्टेंट चीज आती है सब्जेक्ट्स, क्योंकि इंटरव्यूज में ऐसा भी होता है कि हमें क्वेश्चन सब्जेक्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो कुछ कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इन सब चीज के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये सब चीज के बारे में जो नॉन CSE वाले हैं तो वो सब पढ़ लेना, ताकि बाद में दिक्कत ना हो उन्हें, क्योंकि CSE वाले तो हो सकता है वैसे पढ़ लिए, उन्हें पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जो नॉन CSE वाले हैं तो हो सकता है उन्हें ना पढ़ाया जाए, तो वो सब बाकी से खुद से पढ़ें। तो ये ओवरऑल ऐसे आउटलाइन है एक, ये ओवरऑल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे नहीं, हाँ, ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम लोग उसे कैसे कर रहे हो। लेकिन बस यही है कि हर चीज को पढ़ो, और वैसे ऐसा नहीं है कि बस जो टॉपिक दिए हुए हैं किसी एक जगह पे बस उसी को पढ़ो। काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने की भी चीजें आती हैं, जैसे किसी की ट्रीज काफी अच्छी हो गई है, ट्रीज के टॉपिक, तो बाद में सेगमेंट ट्रीज यूज करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है काफी जगहों पे। ट्राई यूज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी कंपनीज में ट्राई के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि मतलब किसी एक जगह पे स्टिक करके मत रहो, हर एस्पेक्ट को ढूंढो, हर एस्पेक्ट पे क्वेश्चंस करो। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक एप्रोप्रिएट या सही तरीका क्या होना चाहिए? पहले तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो। काफी ज्यादा चीजें तो उसी में छुपी होती। लाइक फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स हो, n के कॉन्स्टेंट्स हो 10 की पावर 5 तक, तो फिर ऑब्वियसली बात है इसमें तुम लोग n² एल्गोरिथम नहीं लगा पाओगे। तो इसमें हो सकता है कि n log n लगे या फिर log n लगे, कुछ भी हो सकता है। तो वो अब डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन पे, लेकिन काफी ज्यादा चीजें पहले तो यही एलिमिनेट हो जाती है कि तुम लोग यहाँ हो सकता है ब्रूट फोर्स तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते। कहीं कहीं पे होता है ऐसा कि तुम्हारी n की वैल्यू बस 100 है, तो हो सकता है यहाँ पे ब्रूट फोर्स ही लग जाए, n² n³ भी लग जाए। तो वो डिपेंड करता है, पहले तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो, ये पहला चीज है। जब क्वेश्चन को पढ़ लो, अच्छे से समझ आ जाए, तो उसके बाद
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी लोग मिस भी करते हैं, वो है पेन और कॉपी पेन एंड कॉपी को यूज कर। डायरेक्ट बिल्कुल अगर कोई चल जाएगा और जाके कोडिंग करने लग जाए कोई भी क्वेश्चन तो वो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। जब तक तुम्हें पता ना लगे कि वो हो क्या रहा है उस प्रॉब्लम में, कैसे सॉल्यूशन निकलने के तरीके हैं, हमें सोचना मुश्किल होता है। सोचना मुश्किल होता है। पेन पेपर। हाँ, बिना पेन पेपर के सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप दिमाग में कितने ज्यादा चीजें रखते हैं। तो पेन और कॉपी का यूज करो, अच्छे से क्वेश्चन देखो, लिखो और उसके बाद फिर देखो कि उस प्रॉब्लम में हो क्या है। जब उसके बाद वो सब देख लो तो तुम्हें काफी ज्यादा चीजें स्ट्राइक करेगी कि इसमें ये एल्गोरिथम लग सकता है। उसके बाद फिर उसे इम्प्लीमेंट करो, ट्राई करो। शुरू में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो कभी भी मैं कहूंगा कि मतलब 15-20 मिनट या 25 मिनट बाद बहुत लोग होते हैं कि सॉल्यूशन देख लेते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही मत करना। वो तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा हैम्पर करेगा, वो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। तो सबसे पहले उस पर अच्छे से ध्यान लगाओ, इम्प्लीमेंट करो खुद से। कहीं कहीं पे हो सकता है तुम्हारे कुछ कैसे चले, कुछ नहीं चले, तो उसमें सोचो कि क्यों नहीं चल रहे हैं। अगर काफी ज्यादा टाइम हो चुका है शुरू में, मतलब आधा घंटा अप्रॉक्स हो चुका है, तो फिर मैं कहूंगा कि जाओ और उसके हिंट देखो। कोर्स कोर्सेज पे होते हैं, ट्यूटोरियल होते हैं और उसमें हिंट होते हैं। तो हिंट में तुम्हें काफी ज्यादा चीजें पता लग जाएगी कि अच्छा इसे इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद वो हिंट बंद करो और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि अब तुम्हें आइडिया लग चुका है कि वो क्वेश्चन कैसे होने वाला है। तो ऑब्वियस बात है कि अब तुम्हें अप्रोच बस पता चल गया है, अब तुम्हें इम्प्लीमेंट करना। अब उसके बाद इम्प्लीमेंट, उसके बाद भी अगर हो रहा है कि तुमसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं क्वेश्चन, तो फिर मैं कहूंगा कि एक बार देख लेना कोड कि ये कैसे हो रहे हैं, लेकिन उस चीज को दिमाग में रख लेना कि आगे से ऐसी चीज रिपीट नहीं है। किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके बस एक ही बार इम्प्लीमेंट करना, उसे देखो वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके बाद फिर बंद कर दो, क्योंकि वो चीज अब तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगी, क्योंकि तुम उस पर काफी ज्यादा टाइम अपना स्पेंड कर चुके हो, काफी ज्यादा तरीके से सोच चुके हो। तो अगर सिमिलर सवाल अगर तुम्हारे पास आएंगे कभी, तो वो ऑब्वियसली तुमसे बन जाएंगे अगर तुमने कायदे से किए। तो ये होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच करने का तरीका। बाकी फिर यही है कि अगर आगे तुम लोग और करते रहोगे क्वेश्चंस, तो अलग अलग एल्गोरिदम तुम्हें पता चलेंगे जो तुम्हें दिखेंगे कि ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम पे बेस्ड है, तो वो तुम्हें डायरेक्ट हो जाएंगे। तो यही है, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना, समझना और उसके बाद टाइम लगा के फिर इम्प्लीमेंट करना। इंटरव्यू क्या है, मतलब बहुत ही क्रूशियल चीज है। जब हम मतलब इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए हों, उस वक्त मतलब हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स के क्या मायने हैं, वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो पहली बात तो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि आप इंग्लिश के बारे में बोलो। ऑब्वियसली बात है, जो पढ़ी हमने इंग्लिश में ही पढ़ी, तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो कोडिंग इंटरव्यूज में ऐसे होते हैं कि जो भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम बस उस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। तो जब तक तुम लोग अच्छे से उस क्वेश्चन को समझा पा रहे हो इंटरव्यूअर को, तब तक तुम उतनी कम्युनिकेशन स्किल आना बहुत मतलब उससे ज्यादा ठीक है, मतलब फायदा ही है। लेकिन ऐसा नहीं कि उससे कम अगर आए तो तुम लोग को बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उतनी आए तो तुम लोग को उसमें बहुत ज्यादा घाट। मतलब अगर तुम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और उस क्वेश्चन के बारे में जो भी तुम्हें पता है वो चीज तुम बस अच्छे से प्रेजेंट कर दिए अगर इंटरव्यू के सामने, बस इतना काफी है। कोडिंग राउंड पे क्वेश्चन अप्रोच करने के तरीके, इन सब चीजों के बारे में तो हमने बात कर ली है, बट जब हम लाइव इंटरव्यू पे बैठे हुए हैं, हमारे सामने इंटरव्यूअर हो, ठीक है, और वो हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे, तो उस समय उसको अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी कोडिंग इंटरव्यू में जब आप लोग इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हो तो आपकी माइंडसेट हो सकता है आपका थोड़ा डिफरेंट हो। जब आप लोग ऐसे नॉर्मल अपने रूम में बैठे हो तो उससे अलग ही माइंडसेट रहता है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है अपने क्वेश्चन को। जब आप लोग रूम में अकेले बैठ के किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो तो आप लोग दिमाग में सोचते हो, ऑब्वियसली बात है, दिमाग में सोचोगे, दिमाग में उसके बाद फिर से लिख रहे हो, तो वो किसी को बोलते नहीं हो। लेकिन इंटरव्यूअर के सामने आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है, तो आप जो भी सोच रहे हो उसके बारे में बोलते रहो, बी लाउड अबाउट इट। तो इंटरव्यूअर अगर आपसे कुछ भी पूछे तो
आपको अपने आइडियाज को उसको बताते रहे। लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन उससे पूछा तो आप बोल रहे हो कि शायद ये बाइनरी सर्च ट्री से हो सकता है, या फिर हो सकता है ये बाइनरी सर्च से हो सकता है, ये ग्रीडी एल्गोरिथम से हो सकता है, जो भी हो यार, जो भी आप सोच रहे हो वो चीज बताते रहो। और उसके बाद फिर अगर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आपका कोड नीट एंड क्लीन होना चाहिए। काफी ज्यादा मिस्टेक मत करना। तो उससे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना इंटरव्यूअर को कि आप किस तरीके से सोच रहे हो, आपके अप्रोच क्या होने वाला है, आपका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। और सॉल्यूशन जब आप पूरे अच्छे से समझ गए कि हाँ मेरा अब मैं ऐसे इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, फिर आप इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। फिर बहुत गलतियां करते हैं ऐसे लोग के वेरिएबल्स के नाम लिख लेते हैं int x y, तो ये मत करना। किसी भी अगर वेरिएबल के नाम को लिख रहे हो तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, मीनिंग कन्वे करनी चाहिए कि मतलब आप वो वेरिएबल है क्या चीज को बता रहे हैं। तो वो वेरिएबल नेम को अच्छे से चुनना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज के लिए मैं कहूंगा कि धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि एंड में अगर तुम लोग एक बार में सोचोगे कि अगर एंड में बस जाके इंटरव्यू के सामने कोई भी वेरिएबल नेम तुरंत लिख देंगे अच्छे से, तो वैसा नहीं होता है। इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जैसे कि अभी हम लोग की तो ऑनलाइन इंटरव्यूज हुई थी, तो हमें गूगल डॉक पे कहा गया था कि स्क्रीन शेयर करके गूगल डॉक पे अपने आंसर को लिखो। तो गूगल डॉक में तुम लोग अच्छे से क्वेश्चन को लिखना, वो सब थोड़ा पता होना चाहिए लोगों को। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे अगर हम लोग कोई एडिटर यूज करते हैं तो उसमें इंडेंटेशन वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, लेकिन हो सकता है गूगल डॉक या नोटपैड में इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो। तो इसलिए इसके लिए भी थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू से स्टार्ट कर दो। और उसके बाद फिर इंटरव्यूअर के सामने कॉन्फिडेंट है। अगर तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर तुम लोग अगर तुम्हें आता है क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना आता है, और फिर भी अगर तुम क्वेश्चन को मतलब अच्छे से उससे बता नहीं पा रहे हो, तो फिर बहुत ही ज्यादा गलत इंप्रेशन जाता है वो इंटरव्यूअर पे, और फिर एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं उसका। तो इसलिए अपने क्वेश्चन आपने जो भी, जैसे मैं पहले भी अभी कह चुका हूँ कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी होनी चाहिए कि आप अपने आंसर्स को, अपने सॉल्यूशंस को अच्छे से कन्वे कर पाओ, उतनी काफी है। और बाकी अगर कोडिंग इंटरव्यूज में डिफरेंट अप्रोचेस को ट्राई कर। हो सकता है शुरू में हो कि तुम किसी अप्रोच पे काम कर रहे हो और उससे शायद आंसर ना निकले, या हो सकता है इंटरव्यूअर तुम्हें बता दे कि अगर उसने कोई टेस्ट केस दे दिया तुम्हें कि इस टेस्ट केस पे क्या रन करके दिखाओ, क्या इस पे काम कर रहा है, तो वो हो सकता है उस पे काम ना करे। तो फिर डिफरेंट अप्रोच सोचना, और जैसे मैंने पहले भी कहा, लाउड रहना अपनी चीजों में, जो भी बताओ वो उस पे लाउड वोकल रहो। कभी भी मन मत सोचना, बस सोच रहे हो और दिमाग में सोचते जा रहे हो और इंटरव्यूअर बस देख रहा है तुम्हें, तो बहुत ही गलत इंप्रेशन होता है। तब ये सब चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी। अगर तुम लोग सोचोगे कि लास्ट के 10 दिन में बस ये सब करने की, तो ये नहीं होगा। Thank you so much, Rahul, for giving your time. It was very nice talking to you, and congratulations for your internship in Walmart. Hope you learned a lot of things from there, and some extra tips from your side, and then we wrap up. Okay. So in the end में यही कहूँगा कि जब तुम्हारे कोडिंग के प्रिपरेशन, जब बिल्कुल इंटरव्यू के प्रिपरेशन जब एंड पे पहुंच जाए, तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। क्योंकि फिर तुम्हें पता लगता है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कोडिंग इंटरव्यूज में क्या माइंडसेट होना चाहिए। वो कोडिंग इंटरव्यू एक्सपीरियंस गीक्स में होंगे, तो वो सब देख लेना। मैं कहूँगा कि लास्ट के कुछ दिनों में तो देख ही लेना, तो उससे क्या है कि तुम्हारा दिखेगा भी, माइंडसेट क्लियर होगा कि वो अच्छा किस तरीके से रहना है इंटरव्यू में। और फिर ये भी कहूँगा कि एंड में तुम लोग बिल्कुल एंड पे मत लेके जाना अपने प्रिपरेशन को। 4-5 दिन पहले रैप अप करने का ट्राई करना, क्योंकि उससे क्या है कि फिर तुम्हारे अपने माइंड को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, और उसके बाद डिफरेंट चीज़ों को देखोगे, रिवाइज करोगे। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि 4-5 दिन पहले तक अपने बिल्कुल प्रिपरेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करना। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, एंड आई होप यू ऑल डू वेल। Thank you so much, Rahul.